हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा केमिस्ट्री के अंदर आज जो टॉपिक है उसका नाम है उत्प्रेरक। अपना केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है? उत्प्रेरक, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे बेहतरीन टॉपिक आता है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट और खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा ही शानदार टॉपिक है और गारंटेड एग्जाम में प्रश्न आएगा इसका। क्लियर? चलिए ऊपर हेडिंग लिखिए उत्प्रेरक और करते हैं स्टार्ट। ओके, आइए। चलिए बेटा जी, सबसे पहली बात, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? देखो, उत्प्रेरक की परिभाषा यह है, वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करे। रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसके वेग को कम करे या ज्यादा करे, यानी कि उसके वेग को परिवर्तन करता है, वो उत्प्रेरक करता है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं, अब समझना। भाई चूल्हा जानते हो, हम आग जलाते हैं, माचिस से आग जलाई, आग लगी। अब आग लगने के बाद में जैसे मान लीजिए यहां पर एक कागज है, जैसे ये कागज है, ठीक है ना? ओके, इस कागज को उस आग में डालेंगे तो आग क्या होगी? ज्यादा होगी। और कागज अगर नहीं डालेंगे तो आग कम होगी। तो कागज के डालने से आग का बढ़ना, नहीं डालने से आग का कम होना। तो ये जो कागज है ये किसका प्रयोग कर रहा है? उत्प्रेरक का। ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, समझ गए? इसके डालने से रासायनिक अभिक्रिया क्या तो तेज होगी, नहीं डालने से रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम होगा। समझ गए? तो ये बात हम ये कह सकते हैं कि वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करें। वेग को क्या करे? परिवर्तित करे, यानी कि उसको, जब भी कोई उत्प्रेरक होगा ना, वो बाह्य पदार्थ कहलाएगा जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या तो तेज करेगा या कम करेगा। उसके अभी बताया ना, कागज डालोगे तो आग बढ़ेगी, नहीं डालोगे तो आग कम हो जाएगी। तो कागज क्या कहलाया? उत्प्रेरक कहलाया। समझ गए? सर, इस उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? जोन्स बर्जिलियस। खोज की थी जोन्स बर्जिलियस। कहां का था भाई ये? स्वीडन। कहां का था बंदा ये? स्वीडन का था भाई। जोन्स बर्जिलियस ने इसकी खोज की थी, जो बंदा स्वीडन का है। लेकिन याद रखिएगा, नोट, याद रखने लायक बात क्या है, जैसे मान लीजिए कागज है, क्लियर? कागज है, मैं कह दूं आपको आग जलानी है, तो क्या कागज से जलेगी आग? नहीं, आप कागज से आग नहीं जला सकते, आपको माचिस लेनी पड़ेगी, तिल्ली जलानी पड़ेगी, तब आग जलेगी। तो ये जो बंदा नहीं, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक जो होगी ना, वो रासायनिक क्रिया को शुरू नहीं करता है। उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक क्रिया को शुरू नहीं करता। शुरू कौन किया? माचिस, तिल्ली, आग, उसने शुरू की। ठीक है ना? दूसरी बात, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेता। आग निकल रही है, ठीक है ना? तो अगर माचिस, ये कागज नहीं भी डालोगे तो भी तो आग तो जलेगी, है कि नहीं है? तो कहने का अर्थ ये है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आप समझ जाओगे। माचिस से हमने आग जलाई, इसको डालोगे तो आग ज्यादा होगी, नहीं डालोगे तो आग कम होगी। इस उत्प्रेरक का काम सिर्फ इतना है कि आग को बढ़ाना या आग को कम करना। उत्प्रेरक, जैसे फॉर एग्जांपल, हम घर में लकड़ी मान लो, आग जलाई, लकड़ी अगर ज्यादा डाल दोगे तो आग ज्यादा होगी, लकड़ियां कम डालोगे तो आग कम होगी। तो लकड़ियां क्या कहलाई? उत्प्रेरक कहलाई। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको कि इस बात को समझिए। कागज हो गया, लकड़ी हो गई, क्या लकड़ी से आप आग जला सकते हो? नहीं, आग तो आपको माचिस से जलानी पड़ेगी। सिर्फ लकड़ियां उस आग को ज्यादा या कम
कर सकती हैं। समझे ना, लकड़ियां उस आग को ज्यादा या कम कर सकती हैं। इसलिए कागज हो गया, लकड़ी हो गई, ये किसका काम कर रही है? उत्प्रेरक का काम करती है। तो याद रखिएगा, उत्प्रेरक जो होते हैं ना, वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। माचिस की तीली प्रारंभ करती है, समझ गए ना? रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, प्लस रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते। भाई एक तवे के ऊपर रोटी बनानी है, हमें रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए हमें आग, तो आग है ना, आग, वो आग ही रोटी को बनाएगी। लेकिन आग को कम और ज्यादा करने का काम कौन कर रहा है? कागज या लकड़ियां, ठीक है ना? लेकिन रोटी बनाने की असली भूमिका कौन निभा रही है? आग। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? आग ले रहा है। लेकिन उत्प्रेरक जो होंगे ना, कागज लकड़ी, वो भाग नहीं ले रहा है, वो तो सिर्फ आग को कम और ज्यादा कर सकता है। मेरी बात समझ गए होंगे शायद। तो ये बात याद रखना, उत्प्रेरक जो होते हैं ना, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। समझ गए ना? उत्प्रेरक जो होगी वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, प्लस रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते हैं। याद रखना इस बात को भाई, ठीक है ना? उत्प्रेरक जो होते हैं ना, वो बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या तो ज्यादा करेंगे या कम कर देंगे। इसकी खोज जोन्स बर्जीलियस ने की थी, जो स्वीडन के हैं। उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, ये बात ध्यान में रखना। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, प्लस रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते हैं। वो सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का या कम करने का काम करते हैं। क्लियर? बात सारी समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, उत्प्रेरक के प्रकार कितने होते हैं? हालांकि मैंने इसको अवस्था के आधार पे, इसको क्रिया के आधार पे मैंने विभाजित नहीं किया। मैंने टोटल 8 नाम लिखे हैं। समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरक, देखो यहाँ क है, यह है अण है, उत्प्रेरण, और ये उत्प्रेरक, ठीक है ना? ऋणात्मक उत्प्रेरक, सौते उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल देखो इस प्रकार को समझना। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था, आराम समझना इस प्रश्न को। मान लीजिए हमने एक चूल्हा लिया, चूल्हे में हमने आग जलाई, तो आग क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगी। कागज को हमने डाला तो रासायनिक अभिक्रिया तेज होगी। रासायनिक अभिक्रिया के कारण हमने ऊपर तवे पे रोटी बेल रहे, रोटी बना रहे, रोटी बन गई। रोटी क्या हो गई? उत्पाद हो गया। देखो रासायनिक अभिक्रिया आग, उत्प्रेरक कागज या लकड़ियां मान लो, उत्प्रेरक लकड़ियां हो गई, और बनने वाला उत्पाद क्या है? रोटी होगी। तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो उसे बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। ये प्रश्न एग्जाम में आ गया था। प्रश्न ये बताया गया था कि यदि उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान है तो वह कौन सा उत्प्रेरण होगा? तो याद रखना, समांगी, विषमांगी, धनात्मक, ऋणात्मक, तो याद रखना समांगी। दोबारा सुनो,
क्या क्या चीज समान होगी इसकी, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कोमा उत्प्रेरक कोमा उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, किस किस की, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरण। क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरण। और तीनों की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, यानी कि भौतिक अवस्था अलग हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। तीन कौन कौन, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक और उत्पाद, अगर तीनों की भौतिक अवस्था समान है तो समांगी, और भौतिक अवस्था अलग अलग है, असमान है, तो विषमांगी उत्प्रेरण। क्लियर, दोनों बात समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, रासायनिक या रासायनिक छोड़ो, मैं डायरेक्ट अभिक्रिया लिख देता हूं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अगर आग को ज्यादा करती है तो उसे हम बोलेंगे धनात्मक। ऋणात्मक का मतलब समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाना, यानी कि वेग को घटाना, अगर वेग को घटाएगी तो उसे बोलेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। भाई तीनों बात एक बार आराम से देखो आप लोग, समांगी उत्प्रेरण, रासायनिक अभिक्रिया, उत्प्रेरक और उत्पाद, तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो समांगी, अलग अलग हो तो विषमांगी। उत्प्रेरक के वेग को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले धनात्मक उत्प्रेरक और घटाने वाले ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्लियर, आ जाओ। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः मतलब अपने आप ही, उत्प्रेरक अपने आप ही उत्प्रेरक, मतलब इस प्रश्न में हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद जो होता है ना, उत्पाद, ठीक है ना, उत्प्रेरक का काम करे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, आपने आग लगाई, लकड़ी डाली, रासायनिक अभिक्रिया, आग उत्पन्न हुई, आग से रोटी सीख गई, उस रोटी से दोबारा आग में डाल दो तो दोबारा आग जल उठे, यानी कि रोटी जो उत्पाद है ना उससे भी आग जलने लग जाए, तो हम कहेंगे उत्पाद है ना, उत्पाद वो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। उत्पाद जो है ना वो उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, तो याद रखना, उत्पाद उत्प्रेरक का काम करे तो उससे बोलेंगे हम स्वतः उत्प्रेरक, यानी उत्पाद उत्प्रेरक का काम करे। समझ गए मेरी बात? ये उत्पाद उत्प्रेरक का काम करे, उत्पाद जो बनता है वो भी उत्प्रेरक की तरह ही काम कर दे। समझे? तो हम क्या बोलेंगे, वो स्वतः उत्प्रेरक होंगे। जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक हमारे जीवों में होता है, जिसके अंदर हम शामिल करेंगे एंजाइम्स और हार्मोन। क्या हो गए? एंजाइम और प्लस हार्मोन, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? जैव उत्प्रेरक बोलेंगे। टाइलिन हार्मोन, जो टाइलिन एंजाइम्स जो है वो क्या है? जैव उत्प्रेरक है। क्लियर? जैव उत्प्रेरक के अंदर जितने भी एंजाइम्स है, जितने भी हार्मोन्स है, उन सबको हम शामिल करेंगे किसमें? जैव उत्प्रेरक में। क्लियर? अब आगे देखो, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक तो समझते हो, वर्धक मानी बढ़ाना। उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाना, उत्प्रेरक की
क्षमता को बढ़ाना। अगर उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाना है तो वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। उत्प्रेरक विष क्षमता को घटाना, क्षमता को घटाना। लीजिए बेटा, ये इनके प्रकार है। तुम्हें 8 के 8 नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 8 के 8 नामों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ ये 8 नामों का कार्य क्या क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, ये याद होना चाहिए। समांगी रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक और प्लस उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान हो तो समांगी, अलग अलग हो तो विषमांगी। अभिक्रिया को बढ़ाने वाला धनात्मक उत्प्रेरक, अभिक्रिया को घटाने वाला, अभिक्रिया के वेग को घटाने वाला ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो उत्पाद होता है वो भी उत्प्रेरक की तरह काम करे तो स्वतः उत्प्रेरक। हार्मोन एंजाइम जो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाने वाला वर्धक, क्षमता को घटाने वाला उत्प्रेरक विष। आई होप कि सारी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से कुछ चीजें और एक्स्ट्रा मैं बताऊं, आप इन सबको नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। अब देखिए बेटा जी, प्रमुख विधियां, मतलब ये है कि उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। कुछ विधियां होती है जिनमें निर्माण किया जाता है, जैसे अमोनिया का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, ठीक है ना, इनके लिए आता है। इनमें कुछ विधियां होती है, किस विधि से प्राप्त किया जाता है वो विधि बताइए। तो इसकी प्रमुख 4 विधियां याद रखो। नंबर एक हेबर विधि, सबसे इंपॉर्टेंट हेबर विधि। कौन सी विधि है? हेबर विधि। दूसरा है संपर्क विधि, संपर्क विधि। तीसरा है सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि। इसको लेड कक्ष भी बोला जाता है, लेड मानी सीसा, लेड, ठीक है ना। और नंबर 4, चौथे नंबर पे है डिक्कन विधि, डिक्कन विधि, एलओवी। ये 4 विधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। चारों के अंदर ये 2 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 नंबर 2। इसकी सारी बातें याद रखो, बाकी इन दोनों की कुछ कुछ चीजें याद रखो, ठीक है ना। अब मैं यहां से एक एक विधि के बारे में बताऊं आप लोगों को, पहले इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। आप ये विधियों को नाम याद कर लेना। शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जिसमें पेपर अगर टफ बन गया 101% इसमें से पर्सन आएगा, क्योंकि बच्चे इसी चीज पढ़ते ही नहीं है कि नहीं है। उत्प्रेरक का कोई टॉपिक बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए इसमें से पर्सन बनते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए बेटा जी ये हेबर विधि, संपर्क विधि, सीसा कक्ष विधि और डिक्कन विधि, इनमें से 2 विधियां तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उनमें तो चलिए हम स्टार्ट करें। उससे पहले इन चारों के नाम लिख लो एक बार फटाफट बेटा, लिखिए बेटा। अब देखो बेटा जी, सबसे पहले हेबर विधि। हेबर विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है ये याद रखिएगा पर्सन बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया, ठीक है ना। अमोनिया के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रखना हेबर विधि का प्रयोग किया जाता है अमोनिया के निर्माण में। अच्छा एक बात और बता दूं, अमोनिया बनाते समय हम काम में लेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को काम में लेंगे। अगर कोई पूछ ले कि अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं का अनुपात क्या होगा, तो याद रखना नाइट्रोजन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु 1:3 में होगा, याद रखना। समझ गए? अब सुनो, हम अमोनिया बना रहे हैं, यानी कि रोटी बना रहे हैं। रोटी बनाते समय हमें आग को तेज करना है, आग को तेज करना है, आग को तेज करना है, तो हम लकड़ियां डालेंगे। तो बताओ हेबर विधि के अंदर उत्प्रेरक का काम कौन करेगा, यानी वो लकड़ी का नाम क्या है? समझ गए? तो ये बात देखना, लोहे का चूर्ण, लोहे का
चूर्ण, बुरादा, बुरादा लोहे का बुरादा, लोहे का चूर्ण जिसको Fe भी कहा जाता है, फेरस। क्लियर? लोहे का चूर्ण। एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा? हेबर विधि में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? समझ गए? तो हम बोलेंगे Fe या लोहे का चूर्ण। हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, इसका नाम होगा मोलिब्डेनम। देखो, मोलिब, नाम याद रखना भी, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। क्लियर? ये बैस बकरी भी, मोलिब्डेनम। क्लियर? मोलिब्डेनम। अगर कोई पूछ ले कि हेबर विधि में उत्प्रेरक विष का काम कौन करता है? उत्प्रेरक विष का काम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये लगता है आपको कि क्या याद करना, आता है एग्जाम में प्रश्न। अभी देखो एग्जाम होने वाली, देख लेना चाहिए प्रश्न आएगा इसमें से एक, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम याद कर सको इन चीजों को। क्लियर? कर लोगे याद? डन? नोट करो इसको फटाफट। ये थी अपनी हेबर विधि। आ जाओ बेटा। चलिए बेटा जी, अगली विधि है संपर्क विधि। संपर्क विधि के अंदर बताओ किसका निर्माण किया जाता है? तो याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सॉरी निर्माण किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है किसमें? संपर्क विधि के अंदर, ठीक है ना? इस संपर्क विधि के अंदर बताओ उत्प्रेरक का काम कौन करता है? उत्प्रेरक का काम, तो याद रखना, प्लेटिनम चूर्ण जिसको पीटी भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी प्लेटिनम चूर्ण भी काम में लिया जाता है, प्लस एक बात और है सर, कौन सी? याद रखिएगा, वेनेडियम, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं V2O5, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये किसका निर्माण, किसके हैं? उत्प्रेरक। संपर्क विधि में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो संपर्क विधि में उत्प्रेरक का काम करेगा प्लेटिनम चूर्ण जिसको पीटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगर कोई पूछ ले कि बताओ संपर्क विधि में उत्प्रेरक वर्धक कौन होता है? उत्प्रेरक वर्धक सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये किसका काम करता है? उत्प्रेरक वर्धक। देखो सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, संपर्क विधि, अगर याद कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना? उत्प्रेरक विष, मतलब उत्प्रेरक विष क्या है? उत्प्रेरक की क्षमता को कम करने वाला कौन होगा? तो उत्प्रेरक विष किसको बोलेंगे? तो याद रखना बेटा, आर्सेनिक, याद रखना क्या है? आर्सेनिक सल्फाइड, याद रखना, आर्सेनिक सल्फाइड। क्लियर? आर्सेनिक सल्फाइड। विशेष करके बस तुम इसको याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संपर्क विधि का उत्प्रेरक कौन होता है? संपर्क विधि में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो प्लेटिनम चूर्ण या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्लियर? ये सारी बातें नोट कर लो। 2 वीडियो और बची, उनके मैं बारे में बताऊं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, 2 वीडियो और बच गई है। सीसा कक्ष विधि, सीसा कक्ष विधि को हम बोलते हैं लेड कक्ष विधि, लेड कक्ष विधि। क्लियर? सर सीसा कक्ष विधि में किसका निर्माण किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का।
अभी भी मैंने बताया था ना सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी भी मैंने बताया संपर्क विधि के अंदर, तो इसमें भी और संपर्क विधि में भी और सीसा दोनों के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। सर इसका उत्प्रेरक विष क्या होता है? उत्प्रेरक सॉरी इसका उत्प्रेरक क्या होता है? ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड याद रखना। बस विष और वर्धक याद करने की जरूरत नहीं इसमें। डिक्कन विधि का निर्माण क्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है डिक्कन विधि के द्वारा। सर उत्प्रेरक क्या होता है? क्या रखना? क्यूप्रेस, क्यूप्रेस क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड, ये लीजिए बेटा जी। इसमें सिर्फ दो चीजें रखना, किसका निर्माण होता है, इसका उत्प्रेरक का काम कौन करता है, बस। लेकिन वो जो दो विधि शुरू में बताई थी, हेबर विधि और संपर्क विधि, उसकी चारों बातें याद कर लेना। किसका निर्माण होता है, उत्प्रेरक का काम कौन करता है, उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, उत्प्रेरक विष क्या होता है। क्लियर? इनको ये लिख लो बेटा जी। ओके, आगे मैं बताऊं, नोट करो फटाफट बेटा जी। ओके डन। अब देखो बेटा जी, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? हालांकि प्रश्न तो ऐसे आएगा, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम क्या है, लेकिन समझा देता हूं। जैसे वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके हम कृत्रिम घी बनाते हैं। नाम सुना आपने, डाल्डा घी, ठीक है ना, कृत्रिम घी बनाया जाता है जो तेल से बनाया जाता है। तेल से घी बनाने के लिए हम किस उत्प्रेरक का काम करते हैं, किस उत्प्रेरक को काम में लेते हैं? तो होगा निकिल, निकिल, ठीक है ना, निकिल को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे? निकिल को। बस ये याद रखना, उत्प्रेरक तेल के देखो कई बार लोग डाल्डा घी अब तो नहीं खाते हैं, पहले डाल्डा घी, याद रखना डाल्डा घी जो है कृत्रिम घी कहलाता था वो, और वनस्पति तेलों से बनता था वो, जिसमें उत्प्रेरक का काम कौन करता था? निकिल। क्लियर? और इसी के साथ आपका आज का उत्प्रेरक का टॉपिक खत्म हो गया। ये मेरा केमिस्ट्री का एक टॉपिक था जो मैंने खत्म कर दिया बेटा। आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, दिल लगा के बढ़िया ईमानदारी से पढ़ो और इस टॉपिक की हर बातें याद कर लो। एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन आएगा, आप मेरा यकीन कीजिए। क्लियर? ओके, कैसा समझ में आया ये टॉपिक? आप मुझे जरूर आप मुझे कमेंट में लिखें और बढ़िया तरीके से पढ़े बेटा जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा। थैंक यू बेटा।